नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। जवाब तो चाहिए मैं, आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव जल्दी होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शुक्रवार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के लिए बिहार दौरे पर है। इस दौरान वे अलग अलग जिलों में बैठकें भी कर रहे और नेताओं कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति भी समझा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ट्रिपल एम का एक नया फॉर्मूला भी अपनाया है। अमित शाह ने संदेश ये दिया कि इस बार जीत का लक्ष्य 225 सीटों का है और इसके लिए हर उम्मीदवार को मेहनत करनी ही होगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि अमित शाह की तरफ से बहुत बड़ी बात यहां पर कही गई है। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि अब 225 सीट को लेकर हम चल रहे हैं और साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि उनकी तरफ से साफ तौर पर यह भी कहा गया कि अब हम एम फैक्टर पर काम करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिहार की राजनीति में शाह की 225 सीटों की रणनीति भारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिला 225 सीटों का मंत्र। बिहार में बीजेपी को मिला एम फॉर्मूले का वरदान। एम फॉर्मूले से विपक्ष की रणनीति में भूचाल। बिहार विधानसभा चुनाव जल्दी होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शुक्रवार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन के लिए बिहार दौरे किए। इस दौरान वे अलग अलग जिलों में बैठकें कर रहे हैं और नेताओं कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति समझा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ट्रिपल एम का नया फॉर्मूला भी अपनाया। अमित शाह ने संदेश दिया है कि इस बार जीत का लक्ष्य 225 सीटों का है और इससे हर उम्मीदवार को मेहनत करनी ही होगी। शुक्रवार को पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में अमित शाह ने प्रदेश के शीर्ष नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस बैठक में बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कौन क्या है ये भूल जाइए, चुनाव को एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह लड़िए, केवल एनडीए की जीत को प्राथमिकता दीजिए। यही नहीं, अमित शाह ने ट्रिपल एम यानी कि महिला, मोदी और मंदिर को जीत का नया मंत्र बताया। उन्होंने कहा कि महिलाएं परिवार का केंद्र होती हैं और उनसे जुड़ना भाजपा के लिए निर्णायक होगा। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के बाद तैयार लिस्ट अमित शाह को सौंप दी गई। अमित शाह ने विपक्ष को भी आड़े हाथ लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने अररिया में कहा कि इस बार जो भी दिवाली में खरीदारी करेंगे सिर्फ स्वदेशी चीजें ही खरीदें। लालू एंड कंपनी ने लूटा, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और घोटाला कर देश को लूटने का काम किया। हमारे ऊपर विरोधी कभी हावी नहीं हुए हैं। राहुल गांधी की यात्रा इसलिए वो निकाल रहे थे कि चुनाव आयोग घुसपैठियों को मताधिकार से बाहर करे। घुसपैठियों को मताधिकार देना चाहते हैं राहुल गांधी। राहुल बाबा, कहीं भी यात्रा निकालो, हम चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। बिहार में लालू एंड कंपनी को ने बिहार को लूटा, ढेर सारे घोटाले किए और कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार कर देश को लूटने का काम किया है। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हमारे विरोधी भी इस पर एक 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर पाए हैं। भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर। हमने पारदर्शिता के साथ सरकार चलाई। कुल मिलाकर ये दौरा अमित शाह का बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और बीजेपी नेता किसी भी हाल में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि इस बार 225 सीटें हमको आगे लेकर बढ़ानी है और साथ ही लालू यादव से लेकर राहुल गांधी तक उन्होंने दोनों ही नेताओं को निशाने पर लिया है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आने वाले समय में और चुनाव में जनता किस पार्टी को पसंद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने खास रिपोर्ट देखी, अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अनिकेत झा हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत आपका भी स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आरजेडी के प्रवक्ता शाहान परवेज हमारे साथ जुड़ रहे हैं
और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे बिहार से जो संवाददाता है पप्पू नायक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे कि ग्राउंड पर स्थिति क्या बनी हुई है। सबसे पहले अनिकेत झा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है बिहार में, अब क्योंकि चुनाव भी है और उसके मद्देनजर आप लोगों की तैयारी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अमित शाह जी की तरफ से एक तो एम फैक्टर का जिक्र किया गया है, तो वहीं 225 सीटों का भी जिक्र किया गया कि अब उनको लेकर आगे बढ़ना है और इन्हीं पर जीत हासिल भी करनी है। किस तरीके से रणनीति अपनाई जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में हमेशा रहती है। 12 महीने 365 दिन हम जनता के बीच में जाने का काम करते हैं और जो भी सरकार की योजना आती है वो जनता तक कैसे पहुंचे, ये सरकारी अधिकारियों के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी इस पर काम करते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत हमारे कितने कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के महिलाओं का फॉर्म भरा करके उन तक ये योजना पहुंचाने की काम की थी। आयुष्मान भारत में भी हम लोगों ने यही काम किया। तो जिस हिसाब से आदरणीय अमित शाह जी के बैठकों के बाद में जो गाइडलाइंस मिल रहा है उसी पर पार्टी काम कर रही है और 225 सीट का लक्ष्य जो है कि उसको भेजने का काम एनडीए की यहां पर सरकार दोबारा बने, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ठीक। और जिस हिसाब से विपक्ष मुद्दाहीन हो चुका है, विपक्ष मलेशिया और सिंगापुर में व्यस्त है, उसमें हमें लगता है कि लक्ष्य को भेजना ज्यादा मुश्किल भी नहीं। किसी के यहाँ पारिवारिक झगड़े चल रहे हैं, किसी के यहाँ मलेशिया के टूर चल रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये ज्यादा आसान होता दिख रहा है। परवेज जी, कहाँ मलेशिया के टूर हो रहे हैं और किस परिवार में झगड़ा है, कहाँ भाई अलग अलग हो रहे हैं, एक बार बता दीजिए। आदमी की कुछ अच्छी बातें करेंगे और तार्किक बातें करेंगे। अब प्रवक्ता भी अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बांटने लगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से कम अपेक्षा की जाती है कि तार्किक बात करें। अब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बातें कर रहे हैं। मलेशिया गए, बताइए कि देश में कौन ऐसे प्रधानमंत्री बने जो सबसे ज्यादा दौरा करे, और देश में कम और विदेश में सबसे ज्यादा रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो जब पुलवामा का घटना हुआ तब विदेश में प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे थे। नहीं तो आप भी पूछिए ना, कहाँ संबंध अच्छे हो रहे, इतने अच्छे संबंध हो गए कि चाइना जंगल राज के बारे में तो आप पाकिस्तान जैसा। नहीं, हम लोग को जंगल राज की कहानी सुनाइए प्लीज प्लीज प्लीज, जंगल राज की कहानी सुनाइए प्लीज प्लीज प्लीज। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आप तो बहुत बड़े यूनिवर्सिटी वो तो असली बात है ना, वो तो व्हाट्सएप कर रही है, तब तो व्हाट्सएप था नहीं। जरा बताइए आप प्लीज मलेशिया में क्या देश का काम करके आए हैं? प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री विदेश का दौरा कर रहे हैं, तो आखिर राहुल गांधी कौन सा देश का दौरा, देश का काम करने के लिए गए थे? स्कूटी पर हेलमेट लगा करके घूम रहे थे, देश का काम कर रहे थे कि छुट्टी मनाने गए थे? बिहार में चलते चलते घूमते घूमते जनता से बात करने का उनको समय नहीं था। एसआईआर के मुद्दे पर पूरे देश को भटका करके और चले गए मलेशिया। यही तो सीरियसनेस है, यही तो सीरियसनेस है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन खेल के चले गए। उसका जवाब ले लीजिए। ठीक है, परवेज जी बोलिए। परवेज भाई, आपके पार्टी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने अधिकार यात्रा शुरू किया उसी यात्रा के बाद, और वहीं पर राजकुमार राहुल गांधी मलेशिया चले गए। उनकी सीरियसनेस आप देखिए। ठीक है, बोलिए परवेज। राहुल गांधी की सीरियसनेस आप देखिए। ठीक है, आ रहा हूं आपके बोलना पास। चाहिए। ठीक है, परवेज जी बोलिए। देखिए, आप काला काम तो हम कर दिए। अरे आप बोल तो दिन जी, बोलिए। देखिए, अभी शुरू भी नहीं हुआ है और अभी शुरू 2-4 शब्दों से शुरू किया गया है और इनके बवासीर में दर्द होना, आप व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। अब देखिए बवासीर में इनके दर्द होना शुरू हो गया। अभी मरहम अभी लगाना भी नहीं शुरू किया है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा हूँ। चलिए मुद्दे पर आ जाइए, परवेज जी बताइए। अरे परवेज जी आप बोलिए ना, मुद्दे पर आइए ना। आप बताइए कि इस देश में हम अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, प्रद्युमन जी भिजवाइए लाठी। परवेज जी बोलिए। प्रद्युमन जी, अगर आप अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात कर रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। जो करोड़ों रुपए का यात्रा प्रधानमंत्री का कौन जहां जहां कभी कोई सपनों में नहीं गया होगा, वहां हमारे प्रधानमंत्री गए। और 11 सालों में अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पहले देश के बारे में बताइए, टक्कर होती थी। आपको नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका और पाकिस्तान जैसा कंगाल देश आपको आग दिखा रहा है। अरे पाकिस्तान का क्या हाल किया ऑपरेशन सिंदूर में, ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी। प्रद्युमन जी, ये गलत हो रहा है, गलत कर रहा है ये लोगों ने। या तो बोलने दीजिए या तो बंद कर दीजिए। मुसलमान आंख दिखाता। एक एक करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समर्थन मत
कीजिए आप। ये बदतमीजी है क्या? ये अगर तीन बदतमीजी एक आदमी बोल रहा है उसके बदतमीजी है। सवाल तो सुनिए जनता आप। पार्टी के इसमें कमेंट्री कर रहे हैं आप। तकलीफ होने लगती है। अरे जब आप मुझे बोल रहा था क्या इसमें बोला क्या? अरे भाई आप सुनिए पहले। आप व्यक्तिगत टिप्पणी कीजिएगा, सुनेगा आदमी। आप व्यक्तिगत टिप्पणी कीजिएगा, सुनेगा क्या? अरे आप सुनेगा क्या? तो आप टिप्पणी कीजिए, सुनेगा आपको? व्यक्तिगत टिप्पणी आप अरे आपको मौका दिया गया है तो आप ही तो व्यक्तिगत हुए ना। राहुल गांधी जी को किसने बोला? अरे आपकी बारी है कि तो बोलिए ना। जो है आप जो है ड्रामा किए हुए हैं वो आदमी बोल रहा है जिसको बुलाया गया है बोले दीजिए आप। अरे आपकी पूरी पार्टी ड्रामाबाज है। आपको समझ लिया जाएगा तो आप बोलिएगा। चलिए ठीक है ना, आप एक एक करके व्यक्तिगत टिप्पणी से आप शुरू कीजिएगा तो लोग अरे भाई आप ही को स्टार्ट किया व्यक्तिगत टिप्पणी से। व्यक्तिगत टिप्पणी हम बोल रहे हैं। अरे आपने खुद ही किया कि मैंने किया दिया आ गया। अपना जीवन आप देखते नहीं हो आप लोग। भारत जैसे लोकतंत्र में उन्होंने कहा कि वोट की चोरी हो रही है। अरे ठीक है, ठीक है अवनीश जी, ठीक है, आ रहा हूं मैं आपके पास। एक एक करके बात करते हैं क्योंकि इस तरह की चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। निकेत जी एक एक करके बात करते हैं। एक बार आरजेडी प्रवक्ता को बोलने तो आप दीजिए ना, उनको बात तो रखने दीजिए। एक एक करके नहीं, एक एक करके बात, एक एक करके नहीं, एक एक करके बात होगी। इस तरीके से चर्चा आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। देखिए समय निकलता जा रहा है, समय निकल रहा है। समझ रहे हैं तो ये आप कंधा पे गमछा रख के अपने आप को बहुत बड़ा मैंने बात समझ रहे हैं। तो मैं आपको बात समझा दे रहा हूँ कि अगर इस प्रकार से ठीक है अमर सिंह जी, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, नहीं क्योंकि देखिए फिर फेडर डाउन करवाना पड़ेगा मुझे, फायदा क्या है? चर्चा ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएगी ना। अनिकेत झा जी, अनिकेत झा जी, अनिकेत झा जी, अब इस तरीके से आप डिबेट शो में आते हैं, उसके बाद डिबेट शो की शुरुआत से ही ऐसा कर देते हैं माहौल, कैसे चर्चा आगे बढ़ाएंगे? अब आप एंकर तक को नहीं सुन रहे हैं। नहीं, इस तरीके की चर्चा नहीं हो सकती। आपका फेडर डाउन करवाना पड़ेगा मुझे। फेडर डाउन कर दीजिए इनका। पप्पू नायक हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं बिहार से। पप्पू, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि स्थिति फिलहाल अभी क्या बनी हुई है बिहार में, क्योंकि देखिए यहां पर जब भी सवाल होते हैं उसका जवाब नहीं मिलता है। अमित शाह जी ने एक बड़ी बात वहां पर कही है कि 225 सीटों को लेकर हमको चलना है। क्या स्थिति है? पप्पू नायक, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। 225 सीटों का लेकर अमित शाह जी ने कहा है कि अब आगे बढ़ेंगे, एम फैक्टर का जिक्र किया है। क्या स्थिति है बिहार में अभी? चुनाव की स्थिति को लेकर बिहार में अमित शाह के हुंकार भरने के बाद कार्यकर्ताओं में काफी जोश भर गया है और सभी कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। दुर्गा पूजा का माहौल होने के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और खास करके पिछले 2 दिनों से देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लगातार बैठक का दौर करने के कारण बीजेपी वर्करों में काफी खुशी है। लेकिन वही जो उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, उनको लेकर उनके मन में संशय की स्थिति बनी हुई है कि हमारा टिकट रहेगा या हमारा टिकट जाएगा। लेकिन एक चीज इतना तय है कि जो अमित शाह ने गुरु मंत्र दिया है, जो अमित शाह ने जीतने का फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूला पर बीजेपी की पूरी टीम, प्रदेश टीम आगे बढ़ने को तैयार है। जी प्रदुमन। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। खास मेहमान हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं और उम्मीद करूंगा कि इस बार एक एक करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि चर्चा देखिए ऐसे आगे नहीं बढ़ सकती है। एक बार फिर से परवेज जी मैं आप ही का रुख करूंगा। आप साफ और सुथरे शब्दों में बस इस चीज का जवाब ये दे दीजिए। अमित शाह जी ने साफ तौर पर कहा है कि अब 225 सीटों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, एम फैक्टर का वो जिक्र करके गए हैं। आपके परिवार में जिस तरीके से आरजेडी में कहीं ना कहीं टूट देखने को मिल रही है, अनिकेत झा भी ये कह रहे थे, चाहे वो ट्रिप की बात हो या फिर भाइयों में फूट हो, क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, सबसे पहली बात ही धन्यवाद पप्पू नायक जी का। उन्होंने जानकारी दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश आ गया है और अभी तक वो लोग सो रहे थे, तो कम से कम चलिए चुनाव में ये बात नहीं होगी कि वो लोग बिस्तर पे सोए चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए भारी बहुमत से उनके चुनाव हारना पड़ा। तो उन लोगों को जानकारी देने के लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और दूसरी बात की जो जोश उन्होंने भरा है और 225 सीटों की बात उन्होंने कह दी है, हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से 25 सीट क्लियर नहीं होने जा रहा है। और 25 सीट भी जो क्लियर नहीं होने जा रहा है, उसका आपने जितना गठबंधन करना है कर लीजिए, जितना स्क्रूटनी करना है कर लीजिए, जितनी स्क्रीनिंग करनी है कर लीजिए। स्क्रीनिंग से वोट नहीं मिलता है, स्क्रूटनी से वोट नहीं मिलता है और रैली और भाषण देने से वोट नहीं मिलता है। आपने 11 सालों में आपकी केंद्र में सरकार है
और 20 सालों से 18 सालों से आपकी राज्य में सरकार है। आपने जिन जिन वादों को बात किया है, ये प्रधानमंत्री के बाद दूसरे देश के सबसे बड़े जुमलेबाज के तौर पे देश इनको जानता है, जो गृह मंत्री हैं। यही कह रहे थे कि 15 लाख रुपए देंगे बिहारियों को और देशवासियों को, और 15 लाख रुपए गायब हो गया। 2 करोड़ रोजगार की बात करके सरकार आई थी और रोजगार छीनने की बात होने लगी। उसके बाद महंगाई बहुत हुई, महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार। उसके बाद महंगाई ऐसी कमर तोड़ के चली गई कि एक एक लोग आज 2 रोटी खाने को तरस रहे हैं। तीसरी बात आप आ जाइए कि जब शुरू हुआ कि भाई भारतीय जनता पार्टी और उनके जब बड़े बड़े नेता आए और बिहार में जितनी भाषण इन्होंने डिलीवर करी है, नहीं तो अमित शाह जी ने तो ये भी कहा है ना कि जो अमित शाह जी ने ये भी कहा है ना, अब देखिए पूरा नहीं, अब मैं आपको काटना चाहूंगा एम फैक्टर, परवेज जी आपने कहा जी एम फैक्टर की बात उन्होंने कही। एम फैक्टर केवल इतना ही है कि आज सरकार में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लग रहा है। सरकार के मंत्री 200 करोड़ रुपया घपला करके बैठे में उसकी जवाबदेही नहीं हो रही है। ठीक है, आपने कहा ठीक है, आपने कहा आटा नहीं मिल रहा है, आटा महंगा हो गया है, जीएसटी लागू हुई है ना नहीं, अभी जीएसटी रिफॉर्म हुई है ना, कितनी चीजें सस्ती हुई है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैंने लोग थे जो जीएसटी की तारीफ कर रहे थे। जब हम लोग जीएसटी को बोल रहे थे कि ये गब्बर सिंह टैक्स लगाया है सरकार ने और गरीबों का पेट नोचने का काम किया है, उसकी थाली छीनने का काम किया है जीएसटी में, तो प्रद्युमन जी शायद आप भी थे जो जीएसटी का कसीदा पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री। अगर जीएसटी बहुत सही था तो आपने लगाया क्यों था, और अगर सही नहीं था तो आपने आज कम किया। तो इसमें तारीफ आपकी होनी चाहिए या आपकी प्रशंसा की जगह पे आप पे सवाल खड़ा होना चाहिए कि जो आपने 8 साल जीएसटी के माध्यम से गरीबों को लूटा, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना। मैं इसका जवाब बीजेपी से लूंगा। ठीक है, कर दिया 2 रुपया तो बहुत सही हो गया। ठीक है, अगर आपने ठीक है, अमर सिंह जी 8 साल लूटा, उसकी जवाबदेही भी तो तय होनी चाहिए। ठीक है, और एम फैक्टर, मनी लॉन्ड्रिंग फैक्टर, 200 करोड़ का घपला, और अविनाश जी बोलिए। अमित शाह जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हमने होने नहीं दिया। अमित शाह जी देखिए भ्रष्टाचार एक एक करके आता हूँ। 70,000 करोड़ 72,000 करोड़ का सीएजी का रिपोर्ट बोलने दीजिए। कह रहा है। अरे परवेज जी बोलने दीजिए। नमस्कार सभी को, जय श्री राम। बोलिए श्रीमान, देखिए बोलिए श्रीमान, बोलिए। परवेज जी, आपसे कोई व्यक्तिगत किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, बट आपने जो प्रवक्ता के ऊपर लालछन लगाया तो इसीलिए थोड़ा सा उग्र हो गए सारे, बट उसके लिए सबको क्षमा मांगनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि उसमें आपको उग्र नहीं होना चाहिए, आप प्रवक्ता नहीं थे। अच्छा कोई बात नहीं, आप मुद्दे पर आइए। अच्छा माफ कीजिए। नहीं, तो अभी आप कह रहे थे कि रैली से और भाषणों से कुछ नहीं होता है, वो समय बर्बाद कर रहे हैं। तो अब आप जवाब आपको अगली अपने टाइम पे दीजिएगा कि ये तेज प्रताप और ये राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और तेजस्वी क्या कर रहे हैं, ये क्या रैली क्यों कर रहे हैं, ये क्यों झांकियां निकाल रहे हैं। सबको मालूम है कि प्रियंका गांधी को आज तक बिहार तो याद नहीं आया, वो मोतिहारी में क्या करने झांकी निकालने गई थी, क्या था वहां पे। तो आपको ये सब जवाब जनता को देना होगा। प्रवक्ता बन के आप आते जरूर है, हम सब आपको सुनेंगे, आपको श्रद्धेय है आप, पर आपको जवाब देना होगा। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बात कर रहे थे, हम तो जंगल राज की बात करना चाहते जब व्हाट्सएप था ही नहीं। आपको तो सामने आके परवेज जी बताना चाहिए कि आपके परिवार के साथ क्या हुआ, बाकियों के परिवार के साथ क्या हुआ। और जहां तक अमित शाह का बात है, मैं अमित शाह पर पहुंचने से पहले मैं 2-3 बातें और बोलना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जब 2 सीट पे थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी जब 303 पे है, या भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर होकर आज 240 पे है, उसने कभी ये नहीं कहा कि हम अपने नेताओं की वजह से जीतते हैं। उन्होंने बराबर कैडर बेस्ड पार्टी कहा अपने आप को और कार्यकर्ताओं को श्रेय दिया है। उसी कार्यकर्ता में जोश भरने आए थे। अब परवेज जी कह रहे हैं इसका मतलब वो सो रहे थे। मतलब जीवन का केवल 2 अवस्था है, या तो आप जोश में रहते हैं या आप सोते रहते हैं, ये उनकी मानसिकता। खैर, तो काडर को हर व्यक्ति जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व होता है, वो काडर बेस्ड पार्टी होती है। अब पारिवारिक पार्टी में परवेज जी फंसे हुए हैं, इनको क्या मालूम कि काडर क्या होता है। ये पारिवारिक पार्टी में फंसे हुए हैं। जातिवादी पार्टी ऐसी है कि वो परिवार के बाहर जात भी नहीं देखती है। यादव का वोट लेकर के सारे यादव वोट हमको, अभी खत्म कर रहा हूँ, जीएसटी करके मैं खत्म कर दूंगा। सारे यादव वोट हमको दो, पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? गरेड़िया मेरा बेटा, जो मेरा बेटा है। वो यादव नहीं है, वो गरेड़िया है। पर यादव और मुसलमान हमको वोट दो क्योंकि मेरा बेटा। चलो ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं, और भी मेहमान है। कर रहा हूँ, जीएसटी पे आ रहा हूँ, जीएसटी आखिरी में। अब जीएसटी पे कह रहे थे कि इतने साल लूट रहे थे। भैया जब बच्चा पैदा होता है 15 साल तक ठंडे बस्ते में था जीएसटी। मनमोहन सिंह के जमाने से बात हो रही थी, लागू किसने किया? मोदी ने। पहला
दूसरा, जब बच्चा पैदा लेता है, जब इतनी बड़ी चेंजेस हो रही थी, तो यू मेक इंक्रीमेंटल चेंजेस, धीमे धीमे आगे बढ़ना होता है। तो पहले 4 स्लैब था, अब 2 स्लैब हुआ है, कल को हो सकता है 1 स्लैब भी हो जाए, पर वो कभी नहीं हो सकता। राहुल गांधी कहते हैं 1 स्लैब, मतलब मर्सिडीज वाला भी साबुन पे 5 पैसे देगा और गरीब भी साबुन पे 5 पैसे देगा। ये कैसे हो सकता है? तो मल्टीपल स्लैब नहीं हो सकता, पर हाँ 2 स्लैब आपका इकोनॉमिक्स खराब है, बहुत खराब है आपका इकोनॉमिक्स। आप थर्ड क्लास बातें मत कीजिए, आप चुपचाप रहिए, ठीक है? और आपका इकोनॉमिक्स बहुत खराब है अविनाश जी। नॉमा फेल इकोनॉमिक्स हम सुन लेंगे आपकी। तो जब भी कोई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होता है, 5% अगर जीएसटी खाने पे रेस्टोरेंट में लगा तो गरीब भी उतना ही दे रहा है, अमीर भी 5% ही दे रहा है। नहीं, आप गलत एक एक करके बोलते हैं, फिर आपको आप गलत बात बोलते हैं। अगर कपड़े पर 18% जीएसटी, चलिए ठीक है, अब इस बात को खत्म कीजिए अमर सिंह जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने बता दिया, अमर सिंह जी, और गरीब भी 18%। चलिए ठीक है परवेज जी, अमर सिंह जी, 1 स्लैब होना ही चाहिए। ठीक है, आपकी मांग है, ठीक है। अब धीमे धीमे कोई चीज होती है ना, एकदम से नहीं हो पाएगी। अमर सिंह जी, अब अमित शाह जी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि लालू यादव एंड कंपनी और राहुल गांधी घुसपैठियों को अधिकार मिले, वो ये भी चाहते हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं इस बात को। आप कितने घुसपैठिए बना रहे हैं बिहार में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह जी की बात तो मैं लेता हूं। घुसपैठी बॉर्डर एरिया किसका है? बॉर्डर एरिया गृह मंत्री के अंदर में आता है। अगर घुसपैठी घुस रहा है तो इसका मतलब ये है कि गृह मंत्री फेल रहे। और वो कहते हैं, अभी जाकर के अररिया में उन्होंने कहा कि आप जो है ना देसी सामान का इस्तेमाल कीजिए, और खुद प्रधानमंत्री जो है सारे ऊपर से नीचे तक विदेशी सामान पहन करके आ जाते हैं। अच्छा, ब्रांड आप देख के आए हैं शायद। रही बात, आप यही बात समझ में नहीं आती है कि अगर जंगल राज की आप बात करते हैं, अगर देखिए 2005 से अगर आप देखिएगा 2025 तक की बात अगर आप कीजिएगा, तो प्रद्युमन जी आपके दिमाग फेल हो जाएंगे। 52,000 लोगों की हत्या हुई है, और पिछले 17 दिनों में 12 पुल गिर गया, एक ही दिन में 5 पुल गिर गया। नहीं तो फिर अच्छा, एक चीज ये बताइए, जो कोर्ट है, सुन लीजिए सर, शहाबुद्दीन के समय में क्या होता था बिहार में? शहाबुद्दीन के समय में क्या होता था बिहार में? जंगल राज क्यों बोला जाता है बिहार में? 150 हत्याएं हुई है सर। आनंद मोहन 52,150। आपकी बारी आएगा तो आप बता दीजिएगा। मैं आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया था मैंने। ठीक है, आप बात पूरी कीजिए। तो इसीलिए 52,150 हत्याएं हुई है। और महिलाओं की अगर बात करते हैं, महिला अपराध की बात करते हैं, रेप की बात करते हैं, अपहरण की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के बाद, भारत सरकार का रेशियो में, मेरा रेशियो नहीं है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा अपराध जो है बिहार में हुआ है। अगर पलायन की बात अगर आप करते हैं प्रद्युमन जी, तो मैं आपको बता दूं, हर साल 50 लाख लोग जो है पलायन कर रहे हैं। 2 करोड़ 90 लाख लोग जो है पूरे भारत में जो है नौकरी करने के लिए गए हैं, पलायन किए हैं रोजगार के बगैर में। और रेशियो अगर आपकी दिमाग और फेल हो जाएगा, 90 पूरे बिहार में पलायन की स्थिति अगर आप देखिएगा तो 90% जो है बिहारियों का है। आपने सिर्फ नाम के वजह से, सिर्फ सुशासन के वजह से आपने काम किया। पुल गिर जा रहे हैं, भारत सरकार का रेशियो है, पुल की अगर बात आप कीजिएगा तो टोटल अगर पुल की बात कीजिएगा तो 1,72,000 पुल हैं। और ये 1,72,000 पुल जो स्थिति है उसकी खराब है। भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है कि ये नहीं चलेगा, फिर भी वहां चल रहा है। भ्रष्टाचार नहीं है, चोरी नहीं है, अगर किसी ने गलत किया तो क्या उसके ऊपर आरोप नहीं है? सृजन घोटाले में खुद मुख्यमंत्री फंसे हुए हैं। अब बता दीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता अमर सिंह जी की तरफ से जो सवाल पूछे गए उसका जवाब जरूर लेना पड़ेगा। अनिकेत झा जी, उसका आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि देखिए वो लगातार ये कह रहे हैं कि अब बिहार की स्थिति जो क्राइम रेट था उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ठीक है, आप लोग आए, आप लोगों ने कौन सा वहां पे कुछ तीर मार लिया, अब बता दीजिए एक बार। देखिए, हमने तो यही तीर मारा कि जिस लालटेन को पकड़ करके लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते थे, लोग किडनैपिंग करते थे और इसका एक बिजनेस था, यही बिहार जहां पर आज बैठ करके सब लोग भाषण दे रहे हैं, बड़े बड़े बात बोल रहे हैं, इसी बिहार में डॉक्टर से लेकर के इंजीनियर, और जिस पटना शहर में आप बात कर रहे हैं, इस पटना शहर में कम से कम 650 से ज्यादा स्कूली विद्यार्थियों का अपहरण कर दिया जाता और लगभग वो दौर 1990 से 2005 के बीच का शायद आप बता रहे हैं। 2005 तक चला वो अपहरण करके, मतलब ऐसी स्थिति थी प्रद्युमन जी, कांग्रेस का भागलपुर स्टॉप से नहीं बोले, स्कूल बस स्टॉप से बच्चों को अगवा कर लिया जाता था। पैसा मिलने के बाद वो बच्चा जो है अपने घर आ जाता था।
और इन सारी चीजों मिलने की के बाद मॉनिटरिंग जो CM हाउस पैसा थी वो जाता था। सीएम हाउस से होता था। सीएम हाउस जाता था। लालू यादव ये के घर सीधा पे फिर सीएम हाउस से आता होता था। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की बेटी की शादी में चाणक्य होटल, मौर्या होटल के सारे रूम बुक कर दिए गए और स्थिति ऐसी भयावह बनी हुई थी कि लग रहा था कि कर्फ्यू लगा हुआ है शहर में। लोग दवा का दुकान तक नहीं खोल रहे थे, सोने चांदी के दुकान बंद हो चुके थे। और ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जाएंगे तो किसी न्यूज चैनल के पर आपको मिलेगा भी देखने के लिए वो क्लिप सब। शोरूम खुला बंद था, उसको खुलवा करके गाड़ी उतार लिया गया। तो जिस राज्य का मुख्यमंत्री और जिस राज्य का प्रशासन ही गुंडागर्दी कर रहा हो, आप कल्पना कीजिए ना कि ऑन ड्यूटी आईएएस ऑफिसर की धर्म पत्नी का राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता के द्वारा बलात्कार प्रतिदिन किया जा रहा था, क्या स्थिति रही होगी। तो इस प्रकार की बात कांग्रेस वाले लोग, वो डाटा एक अलग चीज है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अलग चीज है। ठीक है, शान परवेज जी बताइए, 1990 से 2005 का दौर और ये आरोप कि जब शादी हुई तो होटल बुक हुए, बाजार बंद रहे, वो जंगल राज का जिक्र लगातार कर रहे हैं, बताइए इस पर। श्याम परवेज जी से मेरा एक सवाल है, वो सवाल भी ले लीजिए उसके बाद। ठीक है, बता दीजिए। श्याम परवेज जी अभी बड़ा अच्छा एयरपोर्ट लगाए हुए हैं कान में, तो हम उम्मीद करते हैं कि हवाई यात्रा तो कर ही लिए होंगे। कैसा लगता है पटना एयरपोर्ट लैंड करने पर, वो जरा सा बताएं। पटना एयरपोर्ट की खूबसूरती देख करके ऊपर से जब मरीन ड्राइव और अटल पथ दिखता है, जगमगाती हुई लाइट दिखती है, तो कैसा लगता है वो जरा वो बताएं। उन्होंने बताया जो कुछ नहीं हुआ, नाश कर दिया सब कुछ, तो वो जरा बताएं। उड़ान भरने वक्त और उड़ान से नीचे उतरने वक्त में ये चीजें देख करके कैसी लगती है। बाकी चीजों का फिर व्याख्या नहीं करें, इसका जवाब जरा दें। फिलहाल उनका अभी नेटवर्क जो है वो फिलहाल काफी इशू क्रिएट कर रहा है, इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। चर्चा में हम लगातार आगे बढ़ लेते हैं, लेकिन खास तरीके से अनिकेत जी, जो आप लगातार कह रहे हैं कि काफी कुछ बदलाव हुआ है, वो बदलाव समझना भी जरूरी हो जाता है। अविनाश जी, आप बने हुए हैं क्या हमारे साथ? जी जी बिल्कुल। अविनाश जी, एक बार आप बताइए कि क्या स्थिति 1990 से 2005 के बीच की थी, क्या बदलाव आए और अब स्थिति कैसी है बिहार की? क्योंकि ये बात भी कही गई है ना, अमित शाह जी की तरफ से कहा गया है कि घुसपैठियों को घुसाया जाता है। अब बॉर्डर किसका है वो भी आपने बताया, बताइए एक बार। जी देखिए, बॉर्डर देश का होता है, बॉर्डर किसी स्टेट का नहीं होता, बॉर्डर किसी सरकार का नहीं होता, बॉर्डर किसी देश का होता है। और राज्य सरकार और देश दोनों मिल करके देश बनता है, कोई अलग अलग है नहीं। बंगाल में करीबन जो 400-450 इसका किलोमीटर का जो ये है बॉर्डर जो फेंस है, वो नहीं हो पा रहा क्योंकि विकट स्थिति है वहां पे, कई नदी नाला है। पर करीबन उतना ही 400-450 जो अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला है, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता जो सुने होंगे, कि ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही है कि वहां पे बॉर्डर फेंसिंग हो सके, नंबर 1। नंबर 2, जब भी कड़े कदम लिए जाते हैं तो वहां पे धार्मिक भावना भड़का करके आर्म फोर्सेस के खिलाफ पत्थरबाजी की जाती है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में की जाती थी उसी तरीके से बंगाल में की जाती है। जहां तक आसाम का सवाल है, 100% बॉर्डर सील हो चुका है। जितना हो सकता है, जो नदी नाला है वो नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हुआ है। पर वहां पे सरकार भी चाक चौबंद है और फौज भी चाक चौबंद है। बंगाल में स्थिति अलग है, वहां पे जो सरकार है वो घुसपैठियों का वोट लेती है, मुसलमानों का। घुसपैठिया बोलना तो बिल्कुल गलत होगा, मुसलमान घुसपैठी है। ये जो रोहिंग्या, जो बांग्लादेशी है, ये जो है ये आकर के वोट बैंक बनते हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बंगाल हो, वो एक ही पॉपुलेशन है। एफआईआर कराने का मेन मकसद ही यही था कि एक ही जो ग्रुप है वो हर जगह घूम घूम के, जो मुसलमान का जो ग्रुप है वो हर जगह घूम घूम के वोट दे रहा था और स्ट्रेटेजिक वोटिंग कर रहा था। इस चीज को रोकने के लिए पहले महाराष्ट्र ने कदम उठाया, हरियाणा ने कदम उठाया, मध्य प्रदेश ने कदम उठाया और बिहार से एफआईआर की शुरुआत हुई और अब पूरे देश में होगी, सुप्रीम कोर्ट में जैसा उन्होंने कहा है अब पूरे देश में होगी। नंबर चलिए ठीक है, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, अब समय कम है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और तमाम मुद्दों पर ऐतिहासिक बातचीत करने के लिए। अब सीधा आपको नागपुर लिए चलते हैं, जहां पर संघ की तरफ से पथ संचलन की जो शुरुआत आज होनी थी वो फिलहाल शुरू हो चुकी है। एक फुर्ती है, उन गीतों में एक प्रेरणा है, उन गीतों में कदम को कदम से मिलाने की एक अद्भुत शक्ति है। और उसमें जब घोष सम्मिलित होता है, घोष के स्वर सम्मिलित होता है, तो एक अनूठा वातावरण, एक भारत भक्ति का आसमंत और खड़ा हो जाता है। अनुभूति का विषय है।
प्रत्यक्ष देखने का, अवलोकन का विषय है, लेकिन पथसंचलन समाज के सज्जन शक्ति का आश्वासन, पथसंचलन भारतीय तरुणाई के और देशभक्ति का प्रकटन, संघ का पथसंचलन सारे दुर्जन शक्तियों के अंतःकरण में और भय निर्माण करने वाला एक प्रदर्शन। संगठन बढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। यह आह्वान करने वाले तरुणाई का ज्वार यानी संगठन यानी पथसंचलन, और इस पथसंचलन का प्रारंभ हम देख पा रहे हैं कि तीनों जगह से हो चुका है। तो फिलहाल ये ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पथ संचलन की शुरुआत हो चुकी है। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के पथ संचलन की ये शुरुआत, ये तस्वीरें आप देखिए। इसका मुख्य उद्देश्य अनुशासन का प्रदर्शन करना भी है। पथ संचलन ये संदेश देता है कि संघ केवल विचारधारा पर नहीं बल्कि कठोर अनुशासन पर भी टिका है। इसका एक उद्देश्य सामाजिक एकता भी है। इसमें हर वर्ग और समुदाय के लोग भाग लेते हैं। हम देख पा रहे हैं कस्तूरचंद पार्क से निकले हुए पथसंचलन की तस्वीर हमारे सामने है। पथसंचलन में कस्तूरचंद पार्क के मेन गेट से बाहर पड़ता हुआ पथसंचलन, जैसे मैं कह रहा था कि पथसंचलन का प्रारंभ 1927 में हुआ और उसका आज का जो सुगठित स्वरूप हम देख पा रहे हैं वो शायद 1930 या 32 में, और संघ के घोष के साथ पथसंचलन का प्रारंभ हुआ। संघ के शुरुआती दौर के एक प्रमुख कार्यकर्ता अण्णा सोहनी अपने और उनकी जो यादें उन्होंने लिखी है उसमें लिखते हैं कि पहला पथसंचलन जो था 1927 को निकला हुआ वह तेलंगखेड़ी मैदान तक गया था और कुल मिला के 27 स्वयंसेवक उसमें सम्मिलित थे और गीत गाते हुए देशभक्ति के यह पथसंचलन निकला हुआ था। और तेलंगखेड़ी मैदान में जाने के बाद और प्रतिज्ञा का भी कार्यक्रम हुआ था, ऐसा उन्होंने लिखा है। पथसंचलन में फिर आगे चल कर के कई नई चीज़ें और जुड़ने लगी। शुरू में लश्करी आधार पर पथसंचलन की संकल्पना थी। प्लेटून जिसको आज हम गण कहते हैं, कंपनी जिसको आज हम वाहिनी कहते हैं, बटालियन जिसको आज हम आनिकिनी कहते हैं, इस प्रकार की रचना पहले होती थी। एक बॉयज़ बटालियन होती थी जो किशोर स्वयंसेवकों का गण होता था, और एक यंग बटालियन होती थी जो तरुण स्वयंसेवकों का गठ होता था। और जो आगे चलकर और पथसंचलन का नेतृत्व करते थे उनको उस वक्त सरसेनापति कहा जाता था। हम देख पा रहे हैं कि और कस्तूरचंद पार्क से निकले हुए पथसंचलन पर नागरिकों की तरफ से और पुष्प वर्षा हो रही है। पथसंचलन जब निकलता है तो उसे देखने वाले और नागरिक माता भगिनी के अंतःकरण में भी अपने आप और भारत भक्ति जगती है। अपने आप वंदे मातरम के नारे हो, भारत माता की जय की गूंज हो, गूंजने लगती है। एक वातावरण होता है, उसका एक प्रभाव होता है। खास करके पथसंचलन के मध्य में जो घोष का दल होता है, घोष में मैंने जैसे कहा अजय, उदय, निनाद, भास्कर, तथागत, ब्रह्मपुत्र, परमार्थ, इस प्रकार की रचनाओं का वादन होता है, जो सारी रचनाएं भारतीय रागों पर आधारित है। और पथसंचलन में श्रुंग, जिसे अंग्रेजी में हम टम्ब्रोन, टम्परेट, क्लारनेट, क्लोरोनेट, सेक्सोफोन, इस प्रकार के वाद्यों का जिसमें समावेश होता है वो श्रुंग दल होता है। शंख दल होता है जिसे हम बिगुल करके भी जानते हैं। अनक का दल होता है जिसे हम साइड ड्रम के नाम से जानते हैं। और पणव जिसे हम बास ड्रम करके जानते हैं। झल्लरी जिसको हम चोक करके जानते हैं। ऐसे सारे वाद्यों का समावेश होता है
और यह सारे वाद्यों से एक अद्भुत स्वरमंडल का निर्माण, एक अद्भुत स्वरमालिका का निर्माण, जो स्वरमालिका का अंतस्थ स्वर होता है केवल और केवल भारत माँ की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम देख पा रहे हैं कि अभी कस्तूरचंद पार्क से निकला हुआ पथसंचलन, ऐसे ही एक पथसंचलन यशवंत स्टेडियम से और दूसरा पथसंचलन, तीसरा पथसंचलन हॉकी मैदान से भी प्रारंभ हो चुका है। कस्तूरचंद पार्क से निकले हुए पथसंचलन की तस्वीर हम देख रहे हुए अभी भारतीय रिजर्व बैंक के सामने से गुजर रहा है। वातावरण में नमी है, कहीं बारिश भी हो रही है, लेकिन इन सारी और नैसर्गिक आपदाओं को लांघते हुए। और इसी बीच हमारी संवाददाता स्नेहल नागपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी है अपडेट देने के लिए। स्नेहल, जिस तरीके से पथ संचलन की अब शुरुआत हो चुकी है और लगातार पथ संचलन आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ और अहम तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से वातावरण बन चुका है, आधे घंटे के पहले वरुण देवता का जमकर बरसना, उसके बाद जिस तरीके से शांतिपूर्ण वातावरण में जो संघ की विशेषता रही है कि हमेशा शांतिपूर्ण वातावरण में एक अपना दमखम दिखाते हुए, ऐसे ही पूर्ण ये तीनों जगह से पथ संचलन अब शुरू हो चुका है, जो पूर्ण संख्या से नजर आ रहा है। पूर्ण तरीके से हर स्वयंसेवक अपनी अपनी जो है वो उम्मीद लेकर, अपना अपना जो दमखम है वो लेकर चल रहे हैं। अपने साथ कई जो है वो यहाँ पर स्वागत करने के लिए कई नागरिक जो है वो उपस्थित भी नजर आ रहे हैं। साथ में कई विशेष कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हो या फिर राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण संघ के सभी आयाम में काम करने वाले जो स्वयंसेवक है या स्वयंभूत जो कार्यकर्ता है, जिनको कहा जाता है कि जो प्रेरित है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, ऐसे कई कार्यकर्ता इस समय नागपुर शहर के विभिन्न भागों पर इन रैलियों की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने साथ कार्यकर्ता भी है और स्वयंसेवक भी है। राजेश जी रोकड़े भैया, क्या बताएंगे, इस पूरे आज का जो माहौल है वो बहुत ही विशेष है। इस विशेष माहौल में आप क्या बताना चाहेंगे पथ संचलन को लेकर? बिल्कुल, नागपुर की इस पावन भूमि से जो पथ संचलन चल रहा है, ये 1927 से अभी तक के निरंतर चलते आ रहा है। और जिस तरीके से आज यहाँ से एक मैसेज जाता है अखंड भारत का, एक अनुशासन का, एक शक्ति का, और जिस तरीके से यहाँ से पथ संचालन करते हुए हमारे स्वयंसेवक जब यहाँ से जा रहे हैं, इससे एक पूरे भारत में, भारत क्या पूरे विश्व में एक संदेश जाता है कि एकता, अखंडता अगर कहीं है तो यही है। बिल्कुल, अखंडता, एकता और अनुशासन के साथ चलने वाले ये जो पथ संचलन ये तीनों जगह से निकल चुकी है। तो वही सरसंघ चालक मोहनजीत भागवत भी अब मुख्य चौक पर आ चुके हैं। उन्होंने जो है वो तीनों जगह का जो है अवलोकन उन्हें करना है। भैया, क्या बताएंगे, आप भी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, कई स्वयंसेवी संस्थाओं से आप संबंधित है, ये राष्ट्रभक्ति इस पथ संचलन के माध्यम से दिख रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि आप जानते हैं, सभी करके राष्ट्रीय सेवा समूह को पूरे 100 साल हो चुके हैं, और इसी माध्यम से जिस तरह से एकता, अखंडता का प्रतीक पथ संचलन के माध्यम से यहाँ गरीब अमीर सभी एक ही है, और इसी को दर्शाते हुए ये पथ संचलन का एक आयोजन किया गया है। बिल्कुल, इसी का बड़ा उत्साह हमारे बीच में ये है। बिल्कुल 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 भैया, महिलाओं के साथ भी बात करते हैं, क्योंकि महिलाओं के माध्यम से कई सुंदर सुंदर रंगोली जो है वो यहाँ पर निकाली गई थी। हालांकि वरुण देवता ने उनकी पूरी रंगोली जो है वो समतल कर दी, समांतर उसको मिट्टी में जो है कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जैसे वरुण भगवान शांत होते हैं, फिर स्वयं सेवकों के स्वागत के लिए इन महिलाओं ने फिर से एक सुंदर यही पुष्प का उपयोग करके सुंदर रंगोली बनाई है। दीदी, आप भी क्या बताना चाहेंगे इस पूरे उत्साह के साथ जो नागपुर वासी रास्ते पर उतर आए हैं, जो इस पथ संचलन को देखने के लिए आतुर है? पूरा देश इस समय ये पथ संचलन देख रहा है, क्या विशेष मन में भावना है, क्या बताना चाहेंगे? भावना मन में यही है कि हम लोग बहुत ही लकी है जो हमें उनका स्वागत करने का मौका मिला, भारत माता की सेवा करने का मौका हमें मिला, हम यही कहेंगे। बिल्कुल, सभी बड़े उत्साह के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं और उत्साह के साथ स्वागत करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम की जो है वो गूंज है भारत माता संगठन की ओर से या फिर कई जो है
संगठनाएं अपना अपना जो है वो बैनर लेकर यहाँ पर खड़े हैं। संघ के स्वयंसेवक है जो हाथ में काठी और पूरा गणवेश धारण कर इस रैली को वेलकम करने के लिए तैयार है। भैया क्या बताएंगे, क्या विशेष लग रहा है आज 100 वर्ष पूरे हुए आरएसएस को? देखिए, संघ को पूरे 100 वर्ष हुए, उसके उपलक्ष्य में ये अपना संचालन निकला है और ये पूरे 160 देशों में लाइव होगा इसका कार्यक्रम। अच्छा, 160 देशों में ये पूरा कार्यक्रम जो है वो लाइव हो रहा है। पुलिस कर्मी भी हम देख रहे हैं कि पूर्ण प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है और हर किसी को ये उम्मीद है कि आज का ये पथ संचलन है जो पूरे देश प्रदेश में देखा जा रहा है, उसका विशेष जो है वो यहाँ पर देखने के लिए हर कोई आतुर है, हर कोई इच्छित है। जो हम इस रास्ते से जाने वाला जो पहला पथ संचलन है वो यहाँ पर आना शुरू हो चुका है और पूरे जो माहौल है वो उत्साह के साथ, जो बैठे हुए भी लोग थे वो अब खड़े हो चुके हैं। उनका जो है वो वेलकम करने के लिए, उनका समालोचन करने के लिए एक उत्साह जो है वो हर कार्यकर्ताओं के, नागरिक के साथ, हर स्वयंसेवक में भी दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि एक विशेष उत्साह, क्योंकि जैसे ही ये लोग आना सामने शुरू हुए हैं वैसे ही सब के सब उठकर खड़े हो गए, जो है सामने आते हुए नजर आ रहे। आप देख सकते हैं कि पूर्ण तरीके से मेरे पीछे अब ये पथ संचलन हो रहा है। उम्मीद है पूरा देश जो है वो इस जो वरुण के बिल्कुल, चलिए ठीक है स्नेहल, बिल्कुल कहीं ना कहीं तस्वीरें बहुत अद्भुत हैं और लगातार पथ संचलन जो है वो लगातार चल रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन जो है वो लगातार जारी है। वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ग्राउंड से हमारी संवाददाता स्नेहल भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्नेहल, जिस तरीके से लगातार आप भी दिखा रही हैं कि लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है, पथ संचलन लगातार जारी है, एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाएं। यह सारा अनुभूति का विषय होता है। तो साथ एक लय पर राष्ट्रपति का जो पथ है उस ध्वनि के साथ पूरे स्वयंसेवक एक लय में, एक ताल में जा रहे हैं। बिल्कुल जिस तरीके से हमने 1927 में पहली बार ये पथ संचलन शुरू हुआ था और संघ का 100 साल आज ही के दिन हुआ था अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, इसीलिए आज का दिन ये विशेष दिन होने की वजह से आज ये दिन विशेष चुना गया है, जिसमें इस महापथ संचलन का आयोजन हुआ है जो नागपुर शहर में अलग अलग 3 ग्राउंड से ये पथ संचलन शुरू हुआ है और एक साथ शुरू होकर ये एक ही दिशा से अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्ण स्वयंसेवक पूर्ण ताकत से, पूर्ण विश्वास के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ, एक ही सुर के ताल के साथ और राष्ट्रभक्ति जो उनके ध्वनि से सुनाई देती है वो पूर्ण तरीके से है। और साथ में हम कह सकते हैं कि संघ के स्वयंसेवक समरसता पर विश्वास करते हैं, समानता पर विश्वास करते हैं और इनका ये जो एक समान, इनका जो गणवेश है, ये गणवेश ही बताता है कि कोई यहाँ पर गरीब नहीं, कोई श्रीमंत नहीं है या फिर कोई भी किसी भी जाति पक्ष या फिर परिवार से नहीं है, ये विशेष कोई नहीं है, एक समान है, जिनकी विचारधारा एक है, इनके हृदय में राष्ट्रभक्ति विराजमान होती है। ये सभी स्वयंसेवक एक लय में, एक ताल में, एक ही जज्बे के साथ अखंड भारत की इच्छा लेते हुए या फिर संघ समरसता का जो विचार हमेशा संघ रखते हैं, ये इसी माध्यम से होता है। और साथ में संगठन शक्ति भी है और साथ में एक जो है वो संगठन के साथ जो संख्या दर्शन जो होना चाहिए, क्योंकि संख्या है तो जिसकी ज्यादा भागीदारी के नारे जो अब हम सुनते हैं तो वही एक है कि जितनी ज्यादा संख्या जो है वो आज यहाँ पर नजर आ रही है कि संघ स्वयंसेवक सिर्फ पथ संचलन में ही साथ में नहीं है, तो वो कई जो स्वयंसेवक है वो गणवेश धारण करके साथ में गणवेश के साथ अलग अलग जगह से आए हुए हैं और अलग अलग जगह से अपना वॉलंटियर का काम भी पूर्ण कर रहे हैं। एक जो है रैली निकल चुकी है, ये दूसरी रैली का भी अब हम पीछे में देख सकते हैं कि दूसरी रैली भी यहीं से जारी है और तीसरी और चौथी रैली भी यहाँ से जाने वाली है। लेकिन पूरे इस बरडी परिसर को एक तंत्र में, एक सूत्र में बांधते हुए भी ये परिसर नजर आ रहा है कि हालांकि हम पूर्ण
पूरे नागपुर शहर का अगर पथ संचलन का इतिहास देखते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि इस मार्ग से पथ संचलन हुआ है। हालांकि महल हो या फिर बरडी हो या फिर अलग अलग नागपुर शहर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य दक्षिण पश्चिम दक्षिण उत्तर ये सभी जो इलाके हैं वो कभी भी संघ के इस प्रवाह को बीच में लाते हुए कभी नजर नहीं आए, लेकिन आज बरडी जैसा एरिया जो है वो पूर्ण तरीके से संघ स्वयंसेवकों के एक तंत्र एक लक्ष्य में नजर आ रहा है। एक गणवेश में सभी के सभी जो है वो कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और सभी के का विश्वास जो है वो हमने कार्यकर्ताओं के माध्यम से देखा कि किस तरीके से इन सब का अवलोकन करते हुए जो है वो यहाँ के जो नागरिक है वो नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं फिर एक बार एक लंबी जो पथ संचलन करता हुआ एक पूरा मंच जो है वो फिर यहाँ से पास ऑन होगा। इस तरीके से अलग अलग मंच, क्योंकि नागपुर शहर में जितनी भी शाखाएं लगती है साथ में विदर्भ की भी कई शाखाओं ने इस पथ संचलन में अपना भागीदारी ली है, अपना जो है वो प्रेजेंट दिखाया है और उन सब की जो एक तंत्र एक इच्छा एक निष्ठा जो भारत माता के प्रति है वो भी जो है प्रतीक के तौर पर और उनकी संगठन शक्ति भारत माता के गीत और भारत माता की जो शक्ति है वो संगठित होते हुए भी नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि कितने ही फूल हार जो है वो कार्यकर्ताओं पर या फिर ध्वजा या फिर इन माध्यम से बीच बीच में जो सरस संघ चालक पूर्व सरस संघ चालक है पहले सरस संघ चालक है क्योंकि उनकी जो है वो तस्वीरें है। कई जगह पर सुंदर रंगोली भी डाली हुई देखी गई थी। कई लोगों ने अपने अपने बैनर जो है वो यहाँ पर लगाए हैं और सभी ने पूरे जो एक निष्ठा के साथ जिस तरीके से जो भाव है जो प्रेरणा है इस पूरे पथ संचलन की वो पूर्ण भाव से पूर्ण एक संगठित होने का जो भाव है जो राष्ट्रभक्ति का भाव है वो पूर्ण एक बार इनके माध्यम से नजर आ रहा है और पूर्ण 3 जगह से अलग अलग ये जो रैली निकल रही है, ये पथ संचलन हो रहा है, इनका संगठित होना, इनका एक तंत्र होना, इनका एक लक्ष्य होना ही भारत माता के प्रति उनका समर्पण है। आज इस रैली के माध्यम से एक संगठन शक्ति जो है वो नागपुर शहर में देखी जा सकती है।